Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study capital budgeting introduction part. So let us start with the video. First of all, let us understand what is capital budgeting. As we have studied in the introduction part of the financial management, that financial management contains three types of decisions, mainly the investment decision, the financing decisions, and dividend decisions. So, we are going to study investment decisions first. So in investment decisions, there are two kinds of classifications. One is the long term and other is the short term. In long term, we study the capital budgeting, and in short term, we study working capital management decisions. Okay. So in this video, we are covering basically the capital budgeting part. This is the first part of the video, and for the further part, stay tuned with this channel so you can get the insight of the techniques of the calculating capital budgeting investments and all. So capital budgeting is concerned with designing and carrying through a systematic investment program. तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है कि जो कैपिटल बजटिंग है ना बेसिकली लॉन्ग टर्म डिसीजन से रिलेट करता है and it is a decision that denotes a situation where the lump sum funds are being invested in the initial stages of the project and the returns are expected over a long period of time. Okay, हम बहुत लमसम अमाउंट काफी अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं इनिशियल स्टेज में किसी भी प्रोजेक्ट के और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रिटर्न मिले. Though there is no hard and fast rule to define the long term, yet we know that more than 1 year means long term. Okay, more than 1 year means long term. So जो capital budgeting decisions हैं that can be एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो हो सकता है कि हमें एक लैंड परचेज करना है, ठीक है, या फिर हमें कोई मशीनरी परचेज करनी है, या फिर हो सकता है कि हमें R&D में इन्वेस्ट करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, या फिर हमें कोई प्रोडक्ट है वो डाइवर्सिफाई करना है. सो देयर आर सो मेनी डिसीजंस दैट इन्वॉल्व लमसम फंड्स. सो कैपिटल बजटिंग एक तरीके से एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जिसमें हम फाइनेंशियली कैपिटल आउटलेज देखते हैं कि हमारा कितना लगेगा और हमें कितने रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो यहाँ पे कैपिटल बजटिंग में मेनली थ्री स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज द प्रोजेक्ट जेनरेशन. सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे. जैसे हमारे पास तीन प्रोजेक्ट्स है, तीन टाइप की मशीनरीज है, मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3. हमने देखा कि अच्छा ठीक है हमारे पास तीन मशीनरी है, इनमें से कौन सी खरीदनी है. तो उसके लिए हमने जनरेट कर लिया कि हमारे पास ये तीन मशीनरीज है. इवेलुएशन में हम इवेलुएट करेंगे कि कौन सी मशीनरी हमें सही बैठेगी. दैट इज हम उसके रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे, उसके कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हमें कितना कैश इनफ्लो दे सकती है. फिर उसके बाद हम मशीनरी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, दैट इज प्रोजेक्ट सिलेक्शन. एंड देन जब सिलेक्ट कर लिया उसके बाद उस चीज को इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन. सो यहाँ पे चार स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. अगर हम बात करते हैं फीचर्स की, तो किसी भी कॉर्पोरेट बिजनेस में या किसी भी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में कैपिटल बजटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. क्यों? क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है, तो इसका जो हमें देखना पड़ता है सबसे पहले दैट वी विल सी इज रिस्क एंड रिटर्न कॉम्पोजिशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कि कितना रिस्क है उसके इस प्रोजेक्ट में, कितना रिटर्न है. because these decisions affect the future position of the firm, कि फ्यूचर में हमारे पास क्या पोजीशन हो सकती है, टू अ कंसिडरेबल इफेक्ट. और इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस है. तो फाइनेंस मैनेजर को यहाँ पे एक कमिटमेंट बनानी पड़ती है कि भाई हमें फ्यूचर नीड्स कितनी है फंड्स की, और हम इसकी फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस या फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. तो ये होता है कैपिटल डिसीजन में सबसे पहले. तो दूसरा सब्सटैंशियल कमिटमेंट यहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे फंड्स की जरूरत होती है.
तो काफी सारा हमारा जो कैपिटल फंड्स है ब्लॉक हो जाते हैं। उस जैसे हमने कोई मशीनरी खरीदी है तो उस मशीनरी में हमारे काफी सारे कैपिटल फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा अटेंशन पे करनी पड़ती है डिसीजन लेने में, बिकॉज अगर वी विल नॉट गिव दैट मच अटेंशन, द फर्म विल सफर फ्रॉम हेवी कैपिटल लॉसेस, यू नो एंड बहुत सारे कैपिटल लॉसेस, फिर कंपनी को लॉस ही है। नेक्स्ट इज द इरिवर्सिबल डिसीजंस। अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में हमने किसी चीज में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में हमने अगर एक बार डिसीजन ले लिया एक बार अगर हमने वो डिसीजन ले लिया तो फर्म में नॉट बी इन अ पोजिशन टू रिवर्ट बैक, अनलेस इट इज रेडी टू एब्जॉर्ब हैवी लॉसेस, अनलेस की बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है, वो लॉसेस एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन तो इसीलिए हम यहाँ पे ये कहते हैं कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस इरिवर्सिबल होते हैं। तो हमें हर एक जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको क्या करना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए, प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमें कौन सा डिसीजन ज्यादा सूट करेगा। नेक्स्ट इज दी कैपेसिटी, the capital budgeting decisions affect the capacity and strength to compete, obviously, because it is a long term decision, again time and again मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा इसमें एक ही मेन चीज है कि ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है, और हमारी कैपेसिटी को ये इफेक्ट कर सकता है, हमारी स्ट्रेंथ को इफेक्ट कर सकता है कि हम कॉम्पीट करें। अगर हमने अच्छा डिसीजन लिया है, अगर हमने सही टाइम पे डिसीजन लिया है मॉडर्नाइजेशन का, लेट्स सपोज, तो दैट कैन बेनिफिट अस इन लॉन्ग टर्म, कंपटीशन में हमें वो बेनिफिट कर सकता है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग टाइप का डिसीजन है, बहुत ही मेजर डिसीजन है, जिसमें हमें बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर बात करते हैं हम प्रॉब्लम्स की, तो कैपिटल बजटिंग की ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो हम मेनली 3 टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहली है फ्यूचर अनसर्टेनिटी, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर वेरी अनसर्टेन है, तो स्टिल 100% हम फोरकास्ट तो कर नहीं सकते, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 100% हम बिल्कुल सही फोरकास्ट हम किसी चीज का कर सके। सो फाइनेंस मैनेजर को ना बहुत ही ज्यादा एनालिटिकल यहाँ पे होना पड़ता है। ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एनालिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी टू ट्राई एंड टेक सम डिसीजंस व्हिच विल बेनिफिट अस इन द लॉन्ग टर्म। जो अनसर्टेनिटी है, that can be with the reference to the cost of the project, obviously, the expected returns, the future competition, the demand, the legal provisions, the political situation as well. Next is the time element. Yes, it is a long term decision. The capital budgeting decisions are scattered over a long period. So cost and benefit हमें उसकी जो देखनी है वो भी हमें लॉन्ग टर्म के उसमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेन बात ये है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो तो हम इनिशियली इनकर कर लेते हैं ना एकदम से, लेकिन जो हमें कैश इनफ्लोज आते हैं वो आगे के कुछ सालों में आते हैं, दे आर रिकवर्ड इन नंबर ऑफ इयर्स, सो जो टोटल रिटर्न्स है दे मे बी मोर देन द कॉस्ट, मतलब जो नेट बेनिफिट है हो सकता है वो हमें ज्यादा है या हो सकता है वो हमें कम है। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है, द लॉन्गर द टाइम पीरियड द ग्रेटर वुड बी द अनसर्टेनिटी, जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा अनसर्टेनिटी। दूसरा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है, हमें पता है जितना ज्यादा रिस्क हमें होता है, जितनी ज्यादा कोई चीज रिस्की होती है उतना ही ज्यादा रिटर्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा फाइनेंस मैनेजर का ही काम होता है, उसको ही सारे डिसीजंस लेने हैं। तीसरा है यहाँ पे मेजरमेंट प्रॉब्लम। Sometimes a finance manager may also face difficulties in measuring the cost and benefits. He may not be able to correctly, measure the cost and benefit of the project in the quantitative terms. For example, अगर मैंने कोई एक नया प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट लॉन्च करना है, सो मुझे नहीं पता कि उसकी सेल्स अभी कितनी होगी, कितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, कितनी ज्यादा डिक्रीज होगी, बाय हाउ मच इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट to correctly ascertain, we cannot correctly ascertain कि कितना सेल्स होगा या कितना वो होगा, तो फिर ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये मेन चीजें हमें कैपिटल बजटिंग में समझने की जरूरत है। फिर उसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट वर्सेस कैश फ्लो। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है
कि हमें क्या देखना है, अकाउंटिंग प्रॉफिट देखे या कैश फ्लोज देखे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। जैसा कि हम जानते हैं जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है हमारा, वो हमारा को सारा नेट प्रॉफिट वगैरह निकाल के ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना के मिलता है। ठीक है। तो ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है ये किसी फाइनेंस मैनेजर की जजमेंट पे बेस्ड होता है। ठीक है। ये जजमेंट बेस्ड होता है। यहाँ पे जो भी पॉलिसीज है अकाउंटिंग की वो लगती है। ठीक है। दे आर इन्फ्लुएंस्ड एंड अफेक्टेड बाय अडॉप्टिंग वन और अदर अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये जजमेंट बेस्ड होता है। बट वहीं पे अगर हम कैश फ्लोज की बात करते हैं तो ये एक्चुअल फ्लोज होते हैं। कैश फ्लोज जो होते हैं एक्चुअल अमाउंट शो करते हैं, ये किसी भी पॉलिसी से रिलेट नहीं करते। ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन का। सेकंड पॉइंट ये है कि जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता, लेकिन जो कैश फ्लोज है उसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है कैपिटल बजटिंग में द फाइनेंस मैनेजर इज कंसर्न्ड विद मेजरिंग द इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएटेड बाय डिसीजन rather than by the book entry। मतलब यहाँ पे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात करते हैं एक तरीके से, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। लेकिन अकाउंटिंग जो ये कैश फ्लोज है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल इनफ्लोज एक्चुअल आउटफ्लोज होते हैं rather than कोई इमेजिनरी फिगर। ठीक है। तो यहाँ पे इमेजिनरी फिगर की बात ही नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कैश फ्लो। तो कैश फ्लोज जो है वो बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। पहला हो सकता है कैश इनफ्लोज हो सकते हैं, कैश आउटफ्लोज हो सकते हैं। ठीक है। तो कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज क्या होता है? कैश इनफ्लोज होता है जो फर्म रिसीव कर रही है, वट एवर फर्म इज रिसीविंग। ठीक है। और ये जो होता है कैश आउटफ्लोज, ये होता है पेमेंट जो हम कर रहे हैं जितने भी। कैश इनफ्लोज को हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं, कैश आउटफ्लोज को हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है। कैश इनफ्लोज में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि हमारा सेल्स रेवेन्यू आ गया, वो कैश इनफ्लो है हमारा। ठीक है। और सेल प्राइस हो गया किसी एसेट का, तो वो हमारा कैश इनफ्लोज हो गया। कैश आउटफ्लोज में हमारे टैक्सेस आ जाते हैं, हमारा गुड्स परचेज की वैल्यू आ जाती है। तो ये सारे कैश आउटफ्लोज है। उसके अलावा एक और कैटेगराइजेशन होती है जिसे हम कहते हैं एक होता है रेलिवेंट कैश फ्लोज। ठीक है। रेलिवेंट कैश फ्लोज वो कैश फ्लोज होते हैं जो अगर मैं कोई प्रपोजल या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर रही हूँ उसके केस में होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई मशीनरी रिप्लेस करनी है। ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी मुझे कोई करनी है। तो अगर रिप्लेसमेंट मुझे करनी है मशीनरी की, देन मुझे क्या कॉस्ट लगेगी? नई मशीनरी खरीदने की कॉस्ट लगेगी। वो जो कॉस्ट होगी दैट इज रेलिवेंट टू दैट प्रोजेक्ट। ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं उस पुरानी मशीनरी को रिप्लेस कर रही हूँ तो उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो भी तो लगेगी, तो वो भी रेलिवेंट है। अब कुछ कॉस्ट होती है जो इररेलिवेंट होती है। ठीक है। इरेलीवेंट नाम से ही पता चल रहा है इरेलीवेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना कोई मशीनरी है मेरे पास, मशीनरी 1 और 2, उनकी कैपेसिटी वगैरह सेम है। ठीक है। तो जो सेल्स रेवेन्यू होगा उन दोनों की कैपेसिटी जो है वो सेम है, मशीनरी 1 और 2 की। ठीक है। दोनों की कैपेसिटी अगर सेम है तो इनसे जो मेरे को सेल्स होगी उसकी कोई वैल्यू मैटर नहीं करती है। ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास संक कॉस्ट होती है वो भी इररेलीवेंट है। जो हमारे पास फाइनेंशियल ओवरहेड्स होते हैं वो भी इररेलीवेंट है, क्योंकि इनका कोई प्रोजेक्ट से लेना देना नहीं है ना। प्रोजेक्ट से लेने देने वाले रेलिवेंट में आते हैं। फोर्थ जो कैटेगराइजेशन होती है वो है सबसीक्वेंट कैश इनफ्लोज। जो सबसीक्वेंट कैश इनफ्लोज होते हैं वो सीरीज ऑफ कैश इनफ्लोज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है और वो 5 साल तक मुझे रिटर्न देगा, तो ईयर 1, 2, 3, 4 में और 5 में क्या रिटर्न्स होंगे, सीरीज में जो रिटर्न्स होंगे उनको हम कहते हैं सबसीक्वेंट कैश इनफ्लोज। ओके। और इनको एक और नाम से कहते हैं, इनको ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज भी कहते हैं। ऑपरेटिंग
कैश इनफ्लोज या सीधा कैश फ्लोज भी कह सकते हैं. Okay, the last one is the terminal cash flows. As the name suggests, terminal cash flows are those cash flows which are related to the terminal value or the last, the end value. For example, the scrap value of the machinery, which is available when we sell any machinery. Okay, so this is all about the theory of the capital budgeting. So thanks for watching the video. If you like the video, hit the like button, share with your friends, and do not forget to subscribe the channel.